13 मार्च की रात करीब 11:15 बजे गुजरात के वडोदरा के पॉश इलाके करेली बाग में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स का इलाका एक काले रंग की तेज रफ्तार फोक्सवैगन वर्टस कार ने 3 व्हीकल को टक्कर मारी, जिसकी चपेट में 8 लोग आ गए। इसमें से एक लड़की को कई फीट तक घसीटने के बाद कार रुक गई। मौके पर मौजूद लोग कार के पास पहुंचते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। इस कार में 2 लड़के होते हैं। कार में ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठा लड़का ड्राइवर से अपना हाथ झड़कते हुए निकला। उसने कार चला रहे लड़के की तरफ इशारा करके कहा, ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, वो गाड़ी चला रहा था, उसने किया। इसके बाद कार चला रहा लड़का भी बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अनदर राउंड, निकिता निकिता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस लड़के का नाम होता है रक्षित चौरसिया। अब तक आई एम श्योर आपने ये वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ऐसे फैला जैसे जंगल में आग। रक्षित का कहना है कि सड़क पर गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरोपी रक्षित ने भांग खाने की बात कबूली है। पुलिस सैंपल लेकर नशे की जांच कर रही है। एक्सीडेंट के वक्त बगल की सीट पर बैठे प्रांशु चौहान से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये नशे में हुआ है, और क्या नशे को भांग का नशा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में आगे क्या होगा। चलिए जरा मामले को डिटेल में समझते हैं। देखिए, गुजरात के वडोदरा के पॉश इलाके करेली बाग में आम्रपाली कॉम्प्लेक्स के इलाके में हुआ ये हादसा कैसे हुआ, ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया, इसलिए अब उसके आगे बात करते हैं। तो रक्षित चौरसिया के इस हादसे में 37 साल की लेडी हिमाली पटेल की मौत हो गई, जो अहमदाबाद से वडोदरा एक रिश्तेदार की यहाँ पर आई थी। इसके अलावा 7 लोग घायल हुए, इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को वडोदरा के शुकन हॉस्पिटल, दोषी हॉस्पिटल, जायड्स और एसएसजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें से 3 घायलों की हालत सीरियस बनी हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने रक्षित को पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस पहुंची तो आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बगल की सीट पर बैठा प्रांशु चौहान वहां से निकल भागा था, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में उसे भी पकड़ लिया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर GJ06RA6879 है। इसका मालिकाना हक डियोन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसके डायरेक्टर प्रशांत पहेटी, विक्रम जैन और जिग्नेश दोषी हैं। हालांकि पुलिस ने कंफर्मेशन की है कि कार प्रांशु चौहान के पिता की थी। अब हादसे से आगे बढ़ते हैं और अब उस सवाल पर आता हूं जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था, यानी क्या एक्सीडेंट के वक्त आरोपी रक्षित चौरसिया नशे में था, और अगर नशे में था तो किसके नशे में था। अब यहाँ मामला दिलचस्प हो गया है। क्यों? क्योंकि इस एक सवाल के 3 वर्जन है। पहला, पुलिस का वर्जन। वडोदरा जोन 4 की डीसीपी पन्ना मोमाया ने बताया है कि एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए। रैपिड टेस्ट में पता चला कि दोनों ने होलिका दहन के दिन किया था। मेडिकल टेस्ट कराया गया है, रिपोर्ट जल्द सामने आएंगी। पुलिस का ये भी कहना है कि रक्षित ने बयान में भांग पीने की बात कबूल की है। उसने अपने दोस्तों के साथ हादसे के कुछ घंटों पहले भांग पी थी। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने कहा, पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जांच कर रहे हैं। ये पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी है कि क्या वो शराब या किसी अन्य पदार्थ के नशे में थे। दूसरा, आरोपी का वर्जन। आरोपी रक्षित ने मीडिया को बताया कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था, तभी सड़क पर गड्ढों की वजह से मेरा कंट्रोल खो गया, इस वजह से हादसा हुआ। मैं नशे में नहीं था। मैं मृतक के परिवार से मिलना चाहता हूं क्योंकि मेरी गलती थी। वो जो चाहते हैं वही होना चाहिए। मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं होलिका दहन के लिए गया था और नशे में नहीं था। तीसरा, लोकल न्यूज का वर्जन। एक लोकल न्यूज़पेपर की अगर माने तो आरोपी ने दुर्घटना के बाद कार की खिड़की से सड़क पर इंपोर्टेड वोडका की बोतल फेंकी थी। बोतल स्वीडिश थी और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई थी। ये किसी के शराब परमिट पर बेची गई बोतल थी। पुलिस ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जल्द ही पता लग जाएगा साहब कि आरोपी नशे में था या नहीं, और उसने किस तरह का नशा किया था। अब अगर ये नॉर्मल यानी वाला नशा आता है, तब भी सवाल उठेगा कि क्या लोकल न्यूज में जो बात आई थी वो गलत थी, और अगर शराब है तो फिर एक ड्राई स्टेट में शराब आई कैसे। वैसे अगर शराब की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि ड्राई स्टेट में लीगल तरीके से आपको अल्कोहल नहीं मिल सकता। बिल्कुल मिल सकता है, बस इसके लिए आपको गुजरात में टूरिस्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको एक बेसिक प्रोसेस के जरिए एक परमिट लेना पड़ता है, जिससे आप एक हफ्ते में 13 बियर की बॉटल्स और 750 ml की विस्की ले सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार ये बात भी आई है कि गुजरात भले ही ड्राई स्टेट हो, लेकिन वहां पर सब मिल ही जाता है। खैर, अभी जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अब इस केस में आगे क्या होगा। इस हादसे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली जो बात रही है वो थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट करने के बाद आप भला कैसे
बोल सकते हो, अनदर राउंड। मतलब हाँ यार, एक्सीडेंट के बाद रक्षित ने जोर जोर से चिल्लाकर 3 चीजें कही, एक और राउंड, निकिता और ओम नमः शिवाय। जब रक्षित से चिल्लाने के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा वहां कई सारे लोग थे, वो उन्हें दूर भगाने के लिए चिल्ला रहा था। निकिता नाम की लड़की को लेकर सवाल पूछा गया तो रक्षित ने कहा मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए इस लड़की का नाम मुंह से निकल गया, लड़की कोई नहीं है। हालांकि जिस तरह से रक्षित ने रैंडम नाम लिए और बिहेवियर दिखाया वो आमतौर पर नशे में धुत होने के सिम्टम्स हैं। और के सबसे पहले सिम्टम्स यही हैं कि खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, इंसान क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है उसमें होश नहीं बिठा पाता। रक्षित ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर महादेव की तस्वीर लगा रखी है। नशे में इंसान की फीलिंग्स जो अंदर होती हैं या कहीं दबी होती है वो सामने आ सकती है, इसलिए रक्षित ने भी ओम नमः शिवाय बोलना शुरू कर दिया होगा। या हो सकता है कि उसके दिमाग में कहीं ये बात हो कि शायद ऐसे धार्मिक नारे लगाने से भीड़ उसे ना पीटे और वहां से वो आसानी से निकल जाए। बहरहाल अब असली वजह जो भी हो, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ अब क्या होगा, क्योंकि अभी तो वो पोर्श वाला केस याद ही है, क्या यहाँ भी लेटर ही लिखवाया जाएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वडोदरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 281, 125A, 125B, 324(5) और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 177 और 184 के तहत केस दर्ज किया है। ये ड्रंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन और गैर इरादतन से जुड़ी धाराएं हैं। अगर डिटेल में समझें तो धारा 105 गैर इरादत के आरोपियों पर लगाई जाती है। गैर इरादत का मतलब है जब आरोपी का मर्डर करने का पहले से कोई प्लान नहीं होता है, लेकिन जब वो अपराध करता है तो उसे इसकी जानकारी होती है कि इससे मौत हो सकती है। धारा 105 गैर जमानती है, यानी पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में पुलिस बेल नहीं दे सकती। हालांकि कोर्ट से बेल मिल जाती है और इसके तहत दोषी माने जाने पर कम से कम 5 साल की सजा या उम्र कैद तक भी हो सकती है। साथ ही इसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना भी लगाया जाता है। धारा 281, जो कोई इंसान आम रास्तों पर इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाता है कि किसी इंसान की जान को खतरा हो सकता है, तो इस धारा में केस दर्ज हो जाता है। इसके तहत 6 महीने की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 125A और 125B बीएनएस की धारा 125 के तहत सजा अपराध की सीरियसनेस पर डिपेंड करती है। 125A के तहत अगर किसी इंसान को मामूली चोट लगती है तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने की कैद या 5000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 125B के तहत किसी इंसान को सीरियस चोट लगने पर दोषी को 3 साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 324(5) अगर कोई इंसान शरारत करता है जिससे किसी इंसान का 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का नुकसान होता है तो 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा मिलती है। अब इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 177 के तहत सामान्य यातायात उल्लंघनों के पहले अपराध के लिए 500 रुपए तक और दूसरे अपराध के लिए 1500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 1 साल तक की जेल या 5000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर सजा और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं। मतलब इन सब एक्ट से इतना तो समझ में आ रहा है कि एक ऐसे तो यहाँ पर शायद नहीं लिखवाया जाएगा। बाकी सवाल तो ये भी है ना कि क्या नशे में गाड़ी चलाने या गड्ढों से बचने की बात से केस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो आरोपी ने भले ही किसी भी तरह का नशा किया हो, इससे उसे सजा में राहत नहीं मिल सकती, बल्कि अगर वो नशे में गाड़ी चला रहे थे तो उनकी सजा और बढ़ जाएगी। उन्होंने किस तरह का नशा किया था और उन्हें ये किस तरह मिला? आरोपी ने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह गाड़ी से बाहर निकलकर तमाशा किया उससे साफ जाहिर है कि वो असक्षम लोगों की कैटेगरी में नहीं आता। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट है। माने रियाद की कोई बात ही नहीं बनती है। सड़क पर गड्ढे, स्लो स्पीड और एयरबैग्स का बहाना बनाकर आरोपी बच नहीं सकता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी की तेज रफ्तार साफ नजर आ रही है। जो ड्राइवर गड्ढे से टकराकर अपनी गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं वो पूरी तरह से निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन जो ड्राइवर गड्ढे से बचने के लिए गाड़ी मोड़ते हैं वो मेनली दोषी हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। अगर पुलिस ने ठीक तरीके से जांच नहीं की, सारे सबूत इकट्ठा नहीं किए, तो आरोपी की थ्योरी मजबूत हो जाएगी और उसे कम सजा मिलेगी। वैसे भी जिस तरह पुलिस मैनुअल को दरकिनार कर आरोपी खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है साहब कि उसे बचाने का रास्ता निकाला जाने लगा है। वहीं अगर ड्राइवर के यानी रक्षित के साथ बैठे लड़के प्रांशु की बात करें तो इस केस में प्रांशु चौहान और उनके पिता पर भी केस दर्ज हो सकता है, क्योंकि कार उन्हीं की थी। ऐसे मामलों में अगर कार मालिक दुर्घटना या घटना के वक्त कार में मौजूद नहीं था
तो भी कार मालिक को आरोपी की साजिश में शामिल माना जाएगा। अगर ये साबित हो जाता है कि उसे पता था कि कार ले जाने वाला इंसान कोई अपराध या दुर्घटना करने जा रहा है, तब कार मालिक पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जाएगा। ऐसे में कार मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 161 के तहत केस दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर कार के मालिक को जानकारी नहीं है कि कार ड्राइवर उसकी कार से किसी इंसान की दुर्घटना करेगा, तो ऐसे में कार मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। पुलिस सिर्फ उसे नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस उससे गाड़ी के बारे में पूछताछ करेगी और अगर कार के पेपर्स कंप्लीट नहीं है तो 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। प्रांशु चौहान हादसे के वक्त कार में ही मौजूद था, इसलिए उस पर गैर इरादतन का केस दर्ज हो सकता है। हालांकि प्रांशु और उसके पिता पर कोर्ट में सारे सबूतों के बाद ही सजा सुनाई जाएगी। बहरहाल जब ये वीडियो बन रही है तब तक वडोदरा पुलिस ने सुरेश भारवाड़ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। घटना से पहले सुरेश भारवाड़ रक्षित और प्रांशु के साथ था। घटना से पहले उनके साथ मौजूद सभी लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों से भी बयान लिए जाएंगे। जो 3 लोग गंभीर घायल हैं, उनकी हालत पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद और गवाहों से बयान जुटाने के बाद ही पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा सुनाई जाएगी। बाकी एक फिर से देश के जस्टिस सिस्टम पर सवाल है कि वो इस केस में क्या करेगा और कैसे एग्जाम्पल सेट करेगा। क्या देश में कॉमेडियन से ऊपर उठकर बाकी मुद्दों पर भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ बात होगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।